कर दूं? जी ठीक, ओके। तो यूएक्स का हम थोड़ा सा स्टार्ट में इंट्रोडक्शन ले लेते हैं कि एक्चुअली यूएक्स क्या है। तो यूएक्स का एक्चुअली वो मैंने किए तो हुए हैं काफ़ी ज़्यादा प्रोजेक्ट्स, लेकिन अभी रिसेंटली मैंने कंप्लीट यूएक्स बेस्ड प्रोजेक्ट जो है वो कंप्लीट किया है, जो कि एक फाइनेंशियल ऐप थी, जो कि पाकिस्तान की एक सिक्योरिटी कंपनी को हमने जो है वो बना के दी है। तो पाकिस्तान की वो स्टॉक एक्सचेंज में वो काम कर रहे हैं आजकल। तो उनकी वो म्यूचुअल फंड से रिलेटेड उनकी ऐप थी, तो उसके अकॉर्डिंग हमने उसको यूएक्स बना के उनको हमने दिया है पूरा कि पाकिस्तान में इस वक्त यूज़र्स क्या सोच रहे हैं कि फाइनेंशियल को लेके वो इतना भी इंटरेस्टेड हैं कि वो अपने फाइनेंस को किस तरीके से वो मैनेज कर रहे हैं। तो एज पर जी एक्चुअली अभी फिग्मा के ऊपर मैंने अभी कोई स्टार्ट नहीं किया, तो इसलिए आई थिंक स्क्रीन आपको स्टक आ रही नज़र। मैं एक्चुअली अभी जस्ट यूएक्स के ऊपर आपको इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, तो जैसे मैं फिग्मा के ऊपर आपको वो स्टार्ट करवाऊंगा तो मे भी आपको वो चीज़ें नज़र आ रही होंगी। तो अभी यूएक्स को देख लेते हैं कि एक्चुअली यूएक्स जो होता है वो आपका यूज़र्स का बिहेवियर होता है कि वो जिस चीज़ को वो यूज़ कर रहा है, कोई एप्लीकेशन हो सकती है, कोई वेबसाइट हो सकती है, कोई वेब ऐप हो सकती है। तो यूज़र्स का उस ऐप को यूज़ करते हुए क्या एक्सपीरियंस रहता है, उसकी यूजेबिलिटी हो सकती है, उसका ईज़ ऑफ यूज़ हो सकता है, उसमें एरर आने के चांसेस कितने कम हो सकते हैं। तो एक स्टडी के अकॉर्डिंग जो है वो हर 10 में से जो 2 लोग हैं वो सिर्फ एक अच्छे यूजर एक्सपीरियंस को याद रखते हैं, जबकि 8 लोग जो है वो होते हैं वो बैड यूजर एक्सपीरियंस को याद रखते हैं। कि फॉर एग्जांपल अगर आप किसी वेब ऐप पे गए हैं और आपने कोई टास्क आपने करना है कंप्लीट, तो आप हमेशा उस ऐप को ही याद रखेंगे जहाँ पे आपको वो टास्क कंप्लीट नहीं आपका हुआ था। आपको हमेशा वो उसकी वो नेगेटिविटी आपको याद आएगी कि हाँ वो मैं उस साइट पे गया था, वहाँ पे जाकर उसने मुझे ये एरर दिया था, हालांकि मैंने वो चीज़ लिखी थी लेकिन वो मुझे आगे नहीं जाने दे रहा था। तो इसलिए यूज़र एक्सपीरियंस को देखते हुए एक तो आपके टास्क जो थोड़ा सा क्विज किया जाता है उसको थोड़ा सा लो रखा जाता है, ताकि आप कम टाइम में आप अपने ज़्यादा से ज़्यादा टास्क को आप परफॉर्म कर सकें। और क्योंकि ऐप जो होती है वो यूज़र्स के लिए बनाई जाती है, तो उसके लिए फिर यूज़र्स का फीडबैक लेना लाजमी होता है कि जिन यूज़र्स को उसने यूज़ करना होता है, फिर हमें मार्केट में उन यूज़र्स के पास हमें जाना होता है कि जो भी उस चीज़ को यूज़ कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमने किसी फाइनेंस ऐप को हमने बनाना है, तो हमें उनसे रिलेटेड हमें यूज़र्स को हमें ढूँढना होता है कि वो वाले यूज़र हमें कहाँ मिलेंगे। क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है हम उसको ढूँढने के लिए हम किसी गाँव में तो नहीं जा रहे होंगे, क्योंकि गाँव में जो है वो मोबाइल फ़ोन की यूज़ेज़ जो होती है वो काफ़ी कम होती है। फिर हम किसी ऐसी हम मार्केट्स में भी नहीं जा सकते हैं कि जहाँ पे हम उसको यूज़ कर सकें। तो उसका जो एक टारगेट होता है वो ये होता है कि हम किसी बैंक्स वगैरह में चले जाएँ, या हम स्टॉक मार्केट में चले जाएँ, या फिर हम किसी सेलर्स के पास चले जाएँ, दुकानदार जो कि मतलब एक इसकी अच्छी खासी सेलिंग होती है रोज़ाना की। तो उसको वो फाइनेंस का उनको वो होता है प्रॉब्लम कि हम उसको कैसे ठीक कर सकें। तो हम उसके लिए हम स्टूडेंट के पास भी नहीं हम जा सकते, क्योंकि स्टूडेंट तो खुद अपने पेरेंट्स से लेके वो अपना जेब खर्च कर रहे होते हैं। तो स्टार्टिंग में यूज़र सर्च के लिए आपको पहले यूज़र्स का ढूँढना आपके लिए एक चैलेंज होता है कि आप किस टारगेट ऑडियंस को आप टारगेट करना चाह रहे हो, और वो टारगेट ऑडियंस आपको कहाँ पे आपको मिलेगी। तो ये आपने खुद से आपने इसको देखना होता है कि कहाँ हम जाएँगे, किस प्लेस पे जाएँगे, तो हमें जहाँ पे जाके हमें मैक्सिमम जो है वो टारगेट यूज़र हमें वो मिल जाएँगे। तो आजकल जो है वो यूज़र एक्सपीरियंस डिज़ाइन में यूज़र सेंट्रिक जो है वो अप्रोच यूज़ की जा रही होती है। तो उसके 5 स्टेप्स होते हैं, जो कि होता है एम्फैथाइज़ होता है, या इसको हम डिस्कवर कह सकते हैं, फिर डिफाइन होता है, आइडिएट होता है, प्रोटोटाइप होता है, और फिर होता है टेस्ट होता है। तो ये 5 स्टेप के ऊपर आपका ये सारा यूज़र एक्सपीरियंस वाला जो है वो प्रोसेस आपका मैटर रहा होता है। मैं आपको एट द एंड इसकी वो एक आपको एग्जांपल भी दे दूँगा कि एक्चुअली इस 5 स्टेप में आप कौन-कौन से स्टेप्स जो हैं वो फॉलो करते हुए अपने आप यूएक्स डिज़ाइन आप बना रहे होते हैं।
तो अगर हम डिस्कवर के ऊपर आ जाएं, तो डिस्कवर को एक्चुअली हम रिसर्च भी हम कह रहे होते हैं कि हमने जो आपको किसी क्लाइंट ने आपको एक प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए दी है कि आपने ये वाली प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, तो उसके लिए हमें पहले रिसर्च करनी होती है। तो तो फिर उसमें रिसर्च के कुछ ना कुछ मेथड्स होते हैं कि किस तरीके से आपने रिसर्च करनी होती है, क्योंकि बाज़ दफ़ा आपको ऑनलाइन रिसर्च भी आपको करनी पड़ती है। जब आपने ज़्यादा से ज़्यादा आपने जो है वो आंसर्स लेने होते हैं या फीडबैक लेना होता है, तो आपको फिर ऑनलाइन रिसर्च के ऊपर जाना पड़ता है, जिसमें आप क्वेश्चनायर वगैरह बना रहे होते हैं और फिर वो आप ऑनलाइन लोगों के साथ शेयर कर रहे होते हैं। और बाज़ दफ़ा आपको जो है वो 1 टू 1 सेशंस लेने होते हैं, जिसमें आप लाइव आप यूजर्स का जो है वो फीडबैक ले रहे होते हैं। तो इसमें जो भी मेजर जो हो रहे होते हैं यूज़ मेथड, उसमें यूज़र इंटरव्यूज़ होते हैं, सर्वेज़ होते हैं, कॉन्टेक्चुअल इंक्वायरी होती है, उसमें मार्केट आपकी रिसर्च होती है और स्टेक होल्डर इंटरव्यूज़ होते हैं। स्टेक होल्डर इंटरव्यूज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि बाज़ दफ़ा आपको स्टेक होल्डर्स ही आपको जो है वो सही चीज़ें दे रहे होते हैं। स्टेक होल्डर्स में आपके जो भी मतलब जो भी आपके उस ऐप के रेलिवेंट लोग हैं, जो कि किसी न किसी तरीके से उस ऐप को यूज़ कर रहे होते हैं, तो आपको वो सही आपको इनसाइट्स दे रहे होते हैं। तो ये तो आपका रिसर्च वाली चीज़ होगी, जिसमें आप डिफरेंट क्वेश्चन आप यूज़र से पूछते हैं अपनी ऐप से रिलेटेड के कि अगर आपको ये वाली ऐप दी जाए तो आप इसको कैसे यूज़ करेंगे? अगर इसमें ये वाला एरर आ जाए तो आप इसको कैसे हैंडल कर रहे होते हैं? अगर हम इसमें ये वाला फीचर रख दें तो आप इसको क्या रेट करेंगे? क्या आप इस ऐप को अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे? क्योंकि वो शेयर उसी वक़्त कर रहे होंगे जब उनका अपना एक्सपीरियंस उस ऐप के साथ थोड़ा-सा अच्छा होगा। फिर उन यूज़र की रिसर्च की बेस के ऊपर जो हमें रिज़ल्ट आ रहे होते हैं, तो हमें उसको फिर हमने डिफ़ाइन करना होता है कि एक्चुअली जो हमने रिसर्च की है, उसके रिज़ल्ट्स क्या आए हैं, हमने उसको थोड़ा-सा डिफ़ाइन करना होता है। तो डिफ़ाइन में हम उसमें यूज़र की इनसाइट्स वगैरह जो होती हैं, हम उसमें कुछ पर्सोना बना रहे होते हैं, स्टोरी बोर्डिंग कर रहे होते हैं, फिर हम उसके यूज़र फ्लोज़ बना रहे होते हैं कि जब हमने उनको ऐप के मतलब पूछा था कि हमें क्या आपको इस ऐप में क्या-क्या आपको फीचर्स रिक्वायर्ड हैं, तो वो बता रहे होते हैं कि हाँ, हमें ये फीचर इसमें चाहिए, ये नहीं चाहिए। तो हम उससे उसकी रीज़न भी पूछ रहे होते हैं कि अगर आपको ये फीचर चाहिए तो क्यों चाहिए? अगर ये नहीं चाहिए तो क्यों नहीं चाहिए? तो उन सारे क्वेश्चन की बेस पे हम उसके यूज़र फ्लो बना रहे होते हैं। और फिर उसका यूज़ केस सिनेरियोज़ वगैरह हम देख रहे होते हैं कि मतलब कैसे वो आपकी जो ऐप है उसका वो सारी जर्नी आपकी कंप्लीट हो रही होगी। तो डिफ़ाइन करने के बाद हम उसकी आइडिएट की तरफ आ जाते हैं। तो आइडिएट एक्चुअली आपका यूआई वाली चीज़ के ऊपर आप आना स्टार्ट हो जाते हैं आहिस्ता-आहिस्ता कि मतलब आपने अब रिसर्च वगैरह तो आपने कर ली है, स्टोरी बोर्डिंग वगैरह भी आपने कर ली है। तो अब आपने उसको थोड़ा-सा अपने डिज़ाइन की तरफ आप आ रहे हैं आहिस्ता-आहिस्ता। उसके लिए आप व्हाइट बोर्डिंग करते हैं, उस व्हाइट बोर्डिंग में आप वो सारी चीज़ें देख रहे होते हैं कि भई हमें ये चीज़ें हमें मिली हैं। तो आप अपनी टीम के साथ बैठ के आप थोड़ी-सी ब्रेनस्टॉर्मिंग कर रहे होते हैं कि कौन-सी चीज़ें हमें भी रखनी चाहिए, कौन-सी नहीं रखनी चाहिए। फिर हमें उसका यूएक्स देखना होता है कि यूज़र ने जो फीडबैक हमें दिया है, उसका हम यूएक्स कैसे हम बेहतर बना सकते हैं, क्योंकि एट द एंड जो हम बना रहे हैं चीज़, वो हम यूज़र के लिए बना रहे हैं। तो उसके लिए यूज़र ने जो भी फीडबैक दिया है, तो हमें उसी के अकॉर्डिंग ही हमें रहना है। तो फिर हमें उसमें अपनी जो पर्सनल ओपिनियन है, तो हमें उसको नहीं देखना कि एक्चुअली आपको लग रहा है कि ये चीज़ नहीं सही है, तो वो आपका पर्सनल ओपिनियन आपका हो सकता है, लेकिन यूज़र ने जो चीज़ कही है, तो मेजॉरिटी है वो हमें यूज़र्स को ही हमें देखना है। तो उसके लिए हमें उन्हीं आंसर्स को देखते हुए फिर हमें उसका वो यूएक्स बनाना है बेहतर तरीके से। और फिर हम अपने 4th स्टेप की तरफ आ जाते हैं, जो कि होती है प्रोटोटाइप, जिसमें आपकी वो सारा डिज़ाइन एलिमेंट्स आ जाते हैं, वायर फ्रेमिंग आ जाती है, आपका विजुअल डिज़ाइन आ जाता है, आपकी प्रोटोटाइपिंग आ जाती है, जिसमें आप अपने फ्लो बना रहे होते हो। लॉगिन पेज आ जाता है, आपका डैशबोर्ड आ जाता है, या आपका होम पेज आ जाता है, आपका अकाउंट पेज आ जाता है कि कैसे आप यूज़र्स को ऑनबोर्ड करवाने के बाद आप उसको सारा आपके टास्क कंप्लीट करवा रहे होते हो। फॉर एग्जांपल अगर आपने फेसबुक का देखा हो, तो फर्स्ट टाइम जो यूज़र है वो पहले ऑन बोर्डिंग आपको दिखाते हैं कि एक्चुअली फेसबुक है क्या। वो 1-2 आपकी स्प्लैश स्क्रीन आ रही होती हैं, तो आपको बता रहे होते हैं
कि फेसबुक ये आप इस पे ये कर सकते हो, वो कर सकते हो। फिर आपको वो कहता है कि आप अपना अकाउंट बना लो, आपको वो साइन अप या लॉगिन पेज के ऊपर आपको ले आता है। फिर उसके बाद आपको कुछ ना कुछ वो हिंट दे रहा होता है कि किस पे आप जहाँ पे आपको उसके नोटिफिकेशन आ रहे होंगे, जहाँ पे आपको न्यूज़ फीड आ रही होंगी, या आपका होम पेज है, या आपको यहाँ पे आपको इसकी रिक्वेस्ट आ रही होंगी, आप कैसे, तो सारा आपको वो दिखा रहा होता है। तो ये चीज़ें हमें सारी फिर इसमें बना के दिखानी होती है। तो सारा वो फिर विजुअल डिज़ाइन बनाने के बाद फिर हमें इसकी यूज़ेबिलिटी टेस्टिंग की तरफ आना होता है कि जो हमें यूज़र ने फीडबैक दिया था, तो फिर हम उन्हीं यूज़र के पास जा रहे होते हैं कि आपने जो हमें फीडबैक दिया था, तो हमने उसके अकॉर्डिंग अब ये हमने ऐप बना ली है। तो अब आप इसका हमें बताएं कि क्या ये उसके अकॉर्डिंग ही है? क्या आप उसको यूज़ यूज़ करने में क्या आपको डिफ़िकल्टी अभी आ रही है उसके लिए? फिर आप सर्वे वगैरह। साकिब, आप स्क्रीन के पे तो नहीं शेयर कर रहे कोई चीज अभी, क्योंकि मेरे पास तो नहीं, स्क्रीन नहीं। स्टक आ रही है। नहीं, अभी मैं ठीक है, नहीं, अभी मैं कुछ कर रहा। वर्बली बता रहे हैं, ठीक है। जी, जी, जी। तो सारा कुछ कंप्लीट करने के बाद फिर आप यूज़र के पास जाते हैं और फिर उसके कंपैरेटिव एनालिसिस भी आप करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमने फाइनेंस ऐप बनाई है कोई, फॉर एग्जांपल अभी हमने के फंड ऐप बनाई थी, तो उसके कंपैरेटर अभी उसके डायरेक्ट कंपैरेटर पाकिस्तान में भी नहीं थे, लेकिन आई सेव एक ऐप थी, तो आई सेव थी, और इंडिया से एक दो थी ऐप। तो हमने उसका उसके साथ कंपैरेटिव एनालिसिस किया था, तो हमें कुछ चीज़ें उसमें से भी नज़र आई थी। उसको हम कहते हैं ए बी टेस्टिंग, कि हमें एक ऐप का दूसरे ऐप के साथ हमने उसका कंपैरिजन करना होता है कि मतलब क्या वो सही जा रही है कि नहीं जा रही। उसके बाद हम सर्वे वगैरह फिर करते हैं कि जो भी हमने ऐप बनाई है उसके ऊपर आपका कैसा एक्सपीरियंस जा रहा है, क्या लोग उसमें जो भी हमने उसको टास्क दिया था, क्या लोग उसको पूरा कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे, उसमें लोगों को उसको कंप्लीट करने में क्या डिफ़िकल्टीज़ अभी पेश आ रही हैं। तो फिर उसके ऊपर यूज़र का फीडबैक आ रहा होता है, फिर हम उसको इनकॉर्पोरेट कर रहे होते हैं, और फिर उसके बाद हम यूज़र के पास जा रहे होते हैं। जब तक हमारे पास कोई रिज़ल्ट जो है वो सारे आपके सही आ रहे होते हैं, यानी कि यूज़र अब सैटिस्फाई होता है, तो फिर हम उसको क्लाइंट को दिखा रहे होते हैं कि ये देखिए, ये हम उसका आपको रिपोर्ट के बाद हम उसको दिखा रहे होते हैं, रिपोर्ट के साथ कि ये हमने जो इसके स्टार्ट में इंटरव्यू किए थे, जो हमने कंप्लीट करने के बाद इंटरव्यू किए थे, तो अब यूज़र अब इससे सेटिस्फाई हैं, तो आप इसको आप मार्केट में लॉन्च कर सकते हैं। तो ये तो थोड़ा सा यूएक्स का था स्टार्ट वाला पॉइंट ऑफ व्यू। अभी इसके अंदर वो डेवलपमेंट वाली चीज़ नहीं आ रही कि आप किस पे बाद आपकी फ्रंट एंड डेवलपमेंट हो रही होती है, फिर आपकी बैक एंड डेवलपमेंट हो रही होती है, क्यूए हो रही होती है। तो ये वाली एक वो सेपरेट चीज़ है। तो उसके बाद यहाँ पे हमने। यहाँ पे मैं दो चीजें एक्सप्लेन थोड़ा सा करना चाहूंगा कि जी। अभी साकिब ने जितनी भी चीजें एक्सप्लेन की हैं, जो स्टेप्स बताए आप लोगों को कि डिस्कवरी का एक स्टेप होता है जो कि बेसिकली ओवरऑल मार्केट रिसर्च का एक पार्ट है। उसके बाद आप आइडिएशन या यूआई डेवलपमेंट, डिजाइन सेंट्रिक जो चीजें होती हैं वो कर रहे होते हैं। उसके बाद पैरेलल में जो इंटरव्यूज कंडक्ट करना है बिफोर द डिजाइन और आफ्टर द डिजाइन, जो ए बी टेस्टिंग वाली बात की है। हम्म। तो ओवरऑल ये जितने भी स्टेप्स हैं और ये जो थिंकिंग पैटर्न है, ये बेसिकली रिलेट करता है डिजाइन थिंकिंग के साथ। जी। और आजकल जितना भी यूएक्स में चीजें प्रैक्टिस की जा रही हैं, वो सारी की सारी डिजाइन थिंकिंग के अराउंड ही इवॉल्व भी कर रही हैं और रिवॉल्व भी कर रही हैं। तो एक तो ये जो डिजाइन थिंकिंग का कॉन्सेप्ट है, इससे रिलेटेड मैंने कुछ चीजें ग्रुप में भी शेयर की थी। अगर अभी तक आप लोग नहीं देख सके तो उसको भी रिव्यू कर लें। डिजाइन थिंकिंग के जो कॉन्सेप्ट्स हैं, अच्छा, डिजाइन थिंकिंग सिर्फ डिजाइन से रिलेटेड चीजों में इस्तेमाल नहीं होती। बेसिकली इट्स अ फ्रेमवर्क टू थिंक इन अ लॉजिकल वे कि हाउ टू गो अबाउट थिंग्स। जब आप किसी बिजनेस को या तो इस्टेब्लिश करने की बात करते हैं या उसे स्केल करने की बात करते हैं, तो सेम जो टर्मिनोलॉजीज हैं और जो सेम टेक्निक्स हैं डिजाइन थिंकिंग की, वो एक स्टार्टअप फाउंडेशन के लिए भी यूज की जाती हैं। व्हेन यू फाउंड अ स्टार्टअप, और उस बिजनेस आइडिया को आप डेवलपमेंट स्टेज से इम्प्लीमेंटेशन की तरफ लेकर जाते हैं, तो वहां पर भी डिजाइन थिंकिंग के कॉन्सेप्ट्स यूज होते हैं। तो आई जस्ट वांटेड टू रिलेट के किस तरह से डिजाइन थिंकिंग और फिर स्टार्टअप से रिलेटेड जो चीजें हैं वो किस तरह से रिलेट कर रही होती हैं। ठीक है साकिब, आप आगे कंटिन्यू करें। ठीक है, तो अभी हम आज
फिग्मा को देख देख रहे होंगे, जो कि एक डिज़ाइन टूल है। तो फिग्मा के अलावा भी मार्केट में काफ़ी टूल्स हैं जो कि अभी लोग यूज़ कर रहे हैं, लेकिन एज़ पर रिसर्च और जो भी लोगों ने अभी तक इसके ऊपर सर्वे वगैरह किए हैं, तो ऑलमोस्ट 50% से ऊपर जो लोग हैं वो भी फिग्मा के ऊपर ही काम कर रहे हैं अपना, क्योंकि ये एक इसका जो सबसे बड़ा बेनिफिट है वो ये है कि ये एक कोलैबोरेटिव टूल है, यानी कि आप इस पे अपनी कोई टीम बना सकते हैं। अगर आप एक ही डिज़ाइन के ऊपर 3 से 4 लोग काम कर रहे हैं, तो अपनी आप एक डिज़ाइन टीम बनाएं और 3 से 4 लोग वो फिर आप जो हैं वो एक ही फाइल के अंदर आप लाइव काम जो है वो कर पा रहे होते हैं। जबकि अभी जो बाकी टूल्स हैं, अगर आप स्केच को ले लें तो स्केच में भी अभी इन्होंने ये कोलैबोरेटिव वाली चीज़ ऐड की है, तो अभी लेकिन वो भी इतनी एफिशिएंसी उसकी नहीं है। एक तो उसका जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक है वो ये है कि वो सिर्फ एप्पल के यूजर्स के लिए स्केच ऐप, यानी कि उसको आप सिर्फ आई मैक और आप मैक बुक के ऊपर आप उसको यूज़ कर रहे होते हो। लेकिन फिग्मा और एडोब एक्सडी, जो ये दोनों टूल है, उसको आप विंडोज़ लिनक्स वगैरह या आप मैकबुक आप सबके ऊपर इसको आप यूज़ कर रहे होते हो। और ये फिर डेवलपर्स के लिए भी ये एक सही है। आपको उसके साइड के ऊपर आपको सारा वो इंस्पेक्ट वाला मोड आ जाता है, जो भी आपने बनाया होता है डिज़ाइन उसका, आपको वो इंस्पेक्ट एलिमेंट भी आपको साथ में वो दिखा रहा होता है। तो अभी मैं आपको इसका थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ कि एक्चुअली ये सारा एक इसका फिग्मा का लेआउट है। तो इस लेआउट में आपको ये इसकी आ रही है, जहाँ पे आप अभी आप इसके होम पेज के ऊपर हो, जो कि इसका आपको एक डैशबोर्ड भी आपको ये दिख रहा होगा। उसके बाद आपकी ये मेरी इसमें सारी रिसेंट फाइल हैं जिसके ऊपर मैंने काम किया हुआ है। तो इसके अंदर वो सारे मेरे पड़े हुए हैं प्रोजेक्ट वगैरह। तो ये एक्चुअली आपका इस अकाउंट के अंदर आपके ये सारे पड़े हुए हैं प्रोजेक्ट। तो एक्चुअली फिग्मा बनाने के लिए आपको पहले अपना अकाउंट बनाना पड़ता है और उस आपको आपको उस अकाउंट में जाके आपको उसको लॉगिन करना पड़ता है, तो फिर ये आपकी वर्क प्लेस आ जाती है। तो एक्चुअली मेरे ये इस अकाउंट के अंदर मेरे ये वाले पड़े हुए हैं। तो अगर मेरे इससे ज़्यादा भी अकाउंट होंगे तो वो मेरे उस अकाउंट के अंदर पड़े होंगे प्रोजेक्ट। तो अगर मैंने उनको एक्सेस करना है तो मेरे इससे मुझे फिर लॉग आउट करना पड़ेगा और मुझे फिर उस अकाउंट के साथ जाके लॉगिन करना पड़ेगा, तो फिर मैं उन प्रोजेक्ट को एक्सेस कर सकूंगा। उसके बाद आपकी ये कम्युनिटी आ जाती है। कम्युनिटी में आप देख सकते हैं कि इसमें आपके जो भी चीज़ें आप देखना चाह रहे हैं, अभी इन्होंने लास्ट वीक या कोई कोई 1-2 वीक पहले इन्होंने एक नया अपना फीचर किया ऐड फिग जैम, जिसके ऊपर आप अपने वो जो मैंने अभी आपको बताया था कि आप यूज़र फ्लोज वगैरह बना सकते हैं, अपने यूज़ केसेस को डिफाइन कर सकते हैं, स्टोरी बोर्डिंग कर सकते हैं। तो अभी इन्होंने इसको भी ऐड किया है, लेकिन इससे पहले ये एक सेपरेट फाइल होती थी जिसके ऊपर हम काम कर रहे होते थे। फिर डिज़ाइन सिस्टम होता है आपका, किसी भी वेबसाइट को लेके या किसी भी चीज़ को लेके एक कंपनी जो है वो एक अपना डिज़ाइन सिस्टम बना रही होती है। तो अभी जैसा कि गूगल का भी एक डिज़ाइन सिस्टम है जिसको हम कहते हैं मटेरियल डिज़ाइन सिस्टम। तो उसके अंदर आपको एक्चुअली आपको हर चीज़ डिफाइन कर दी जाती है कि जो भी इस वेबसाइट के अंदर बटन यूज हो रहे हैं उसकी हाइट ये होगी, उसकी विड्थ ये होगी, जो भी उसके अंदर हेडिंग के अंदर आपका टेक्स्ट यूज हो रहा है उसकी हाइट ये होगी, उसका फॉन्ट साइज ये होगा, उसका वेट ये होगा, बॉडी टेक्स्ट के अंदर जो भी आपका यूज हो रहा है उसका क्या फॉन्ट साइज होगा, बटन हम किस तरीके का यूज कर रहे हैं, क्या हम शार्प यूज कर रहे हैं या हम राउंड कॉर्नर यूज कर रहे हैं, सेकेंडरी बटन कौन से हैं, प्राइमरी बटन कौन से हैं। तो ये सारा आपका डिज़ाइन सिस्टम के अंदर आपकी चीज़ें आ रही होती हैं। टेबल आप यूज़ कर रहे हैं, उसका हेडिंग स्टाइल क्या है, उसका रो स्टाइल क्या है, उसका होवर स्टाइल क्या है, सिलेक्टेड स्टाइल क्या है, टॉगल यूज़ कर रहे हैं। तो वो सारा आपका एक डिज़ाइन सिस्टम होता है। तो अगर मटेरियल डिज़ाइन सिस्टम में अगर आप देखेंगे तो आपको वो चीज़ आपको नज़र आ जाएगी। तो मेरा आपसे ये है कि आप मटेरियल डिज़ाइन सिस्टम को आप थोड़ा सा एक्सप्लोर करें, आपको पता चलेगा कि उसमें आइकन्स को वो लोग कैसे यूज़ कर रहे हैं। तो मोस्टली उसमें लाइन आइकन और सॉलिड आइकन ही आपके यूज़ हो रहे होते हैं। और इसके बाद आप आईबीएम का है एक कार्बन डिज़ाइन सिस्टम, आप उसको देख सकते हैं। और एक ऊबर का भी है एक डिज़ाइन सिस्टम। तो
तो आजकल डिज़ाइन सिस्टम पे लोग बहुत काम कर रहे हैं, तो अभी हमने जब जैज़ कैश के ऊपर काम किया था, तो हमने उस पर भी एक डिज़ाइन सिस्टम के ऊपर काम किया था, तो हम उसका साथ-साथ हम उसका डिज़ाइन सिस्टम भी हम उसका बना रहे थे साथ-साथ। तो हम अगर अपने इसी में आते हैं, तो डैशबोर्ड के ऊपर आते हैं, उसके बाद हम ये मेरे सारे पड़े हुए हैं प्रोजेक्ट्स। उसके बाद अगर मैंने न्यू प्रोजेक्ट बनाना है, तो मैं न्यू पे जाऊँगा, तो मुझे कहते हैं कि आपने फिगजैम की फ़ाइल बनानी है, जाके अपनी डिज़ाइन फ़ाइल बनानी है। तो इसमें एक इंपोर्ट का भी है। ये इंपोर्ट आपका यूज़ होता है कि अगर आपने अपनी कोई एक्सडी फ़ाइल या स्केच फ़ाइल को आपने इंपोर्ट करना है, तो आपकी वो भी फ़ाइल आपकी फिग्मा में ईज़िली आपकी इंपोर्ट होके आ सकती है। आपकी लेयर्स वगैरह आपकी सेम रहेंगी, आपको कुछ इसमें परेशानी नहीं होगी, तो आप उसको भी आप रख सकते हैं। तो अभी मैं न्यू कर रहा हूँ, डिज़ाइन फ़ाइल के ऊपर आ रहा हूँ। तो मैंने अपना एक बना लिया प्रोजेक्ट, जो कि अभी मेरा ड्राफ्ट के अंदर पड़ा है। तो ड्राफ्ट के अलावा अगर मैंने किसी और के अंदर है जो चूज़ करना है, क्योंकि अभी ये हमारा लॉक हो चुका है, तो ये तो मैं इसमें अभी रख नहीं सकता। लेकिन अगर मैंने इसको इसके अंदर मूव करना है, तो ये मेरा, तो मैं आपको इस फ़ोल्डर के अंदर मैं इसको मूव कर दूँगा, लेकिन मैं अभी इसको ड्राफ्ट के अंदर रख रहा हूँ। आप इसकी नेमिंग चेंज कर सकते हैं, कोई भी आप इसका नेम रख सकते हैं। तो जैसे ही मैंने इसको सेव किया है, तो आप डैशबोर्ड के अंदर जाएँगे, तो आपको ये नज़र आ रहा होगा कि अभी मैंने इसका बना लिया है। तो इसके ऊपर ये इसकी थोड़ी-सी लेआउट मैं आपको बताता हूँ। ये इसका मेन्यू है, मेन्यू के अंदर फ़ाइल आपकी आप न्यू बना सकते हैं, न्यू फ्रॉम स्केच फ़ाइल, जैसा कि भैया मैंने आपको बताया कि स्केच को आप इंपोर्ट कर सकते हैं। इसमें आप प्लेस इमेज कर सकते हैं, कॉपी रख सकते हैं, सेव टू वर्ज़न हिस्ट्रीज़ की आपको एक हिस्ट्री भी आपको आ रही होती है कि अगर आपने 2 बजे काम किया है, तो आपका कैसा था? यानी कि अगर आपसे कोई मिस्टेक हो जाती है या आपसे कोई चीज़ आपसे कोई फ़ाइल रिमूव हो जाती है, तो आप इसकी वर्जन हिस्ट्री बना के रख सकते हैं, जिसको आप पहले देख सकते हैं, फिर आपको उसकी आप उसको सेव कर सकते हैं, जो कि आपको टाइम बाय टाइम आपका वो फाइल सेव हो रही होती है। तो शो वर्जन हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें, क्योंकि जब आप एक बड़े प्रोजेक्ट पे काम कर रहे होते हैं, तो कोई ना कोई फाइल आपकी जो है वो एक्सीडेंटली अगर आपकी रिमूव हो जाती है, या आपका कोई क्लाइंट का फीडबैक आ जाता है कि नहीं भाई, जो आपने लास्ट वीक में आपने जो काम किया था, जो वो आपने बनाया था वो सही था मेरे ख्याल से, तो बजाय कि आप लोग सारी चीज़ों को आप रिमूव करो, दोबारा से उसको सेटल करो, कलर चेंज करो, तो आप जस्ट आप इसकी वर्ज़न हिस्ट्री में जाएँगे और आप उसका वो वाला उठा के वर्ज़न, तो आप उसको रिस्टोर कर लेंगे। उसके बाद अपनी फ़ाइल को आप एक्सपोर्ट भी कर सकते हो, उसको आप पीडीएफ में भी लेके आ सकते हो। तो ये कुछ इसकी हैं चीज़ें, इसमें आप व्यू के अंदर आपका वो पिक्सेल रेट आ जाता है, आपका रूलर आ जाता है, स्लाइसेस आते हैं, कमेंट्स वगैरह इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब आप उसको क्लाइंट के साथ शेयर कर रहे होते हो, तो कमेंट्स क्लाइंट आपको वो लाइव दे रहा होता है कि नहीं, ये मुझे ये चीज़ ये नहीं सही है, इसका फ़ॉन्ट साइज़ थोड़ा छोटा है, इसको बड़ा कर दो, या ये इमेज इसमें सही नहीं लग रही है, आप इसकी इमेज को रिप्लेस कर दो, या इमेज को उठा के उधर रख दो। तो ये कमेंट्स वाली चीज़ में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसके बाद आपका इसमें कोई वेक्टर आर्ट भी आती है, आप इसमें टेक्स्ट रख सकते हो, उसको अरेंज कर सकते हो। प्लगइन्स इसके अंदर मैंने काफ़ी इंस्टॉल किए होते हैं। एक्चुअली प्लगइन जो होते हैं वो आपकी लाइफ़ को थोड़ा-सा आसान बना रहे होते हैं, क्योंकि आप एक चीज़ जो है वो अगर आप रख रहे हो, आप उसको मैनुअली बना रहे हो, तो लेकिन जब आप उसको प्लगइन उसका यूज़ कर लेते हो, तो आपको वो चीज़ बनी-बनाई आपको आ जाती है। तो उसकी मैं आपको लाइव एग्ज़ाम्पल भी दिखा दूँगा। तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैंने कोई भी आर्ट बोर्ड अगर बनाना है, तो मैंने अपना एक आर्ट बोर्ड बनाया। ये तो एक मेरा रैंडम आ गया कि मैंने कौन-सा मैंने आर्टवर्क बनाया है, तो लेकिन अभी मैं इसको अपने किसी भी डिवाइस के अकॉर्डिंग भी मैं इसको लेके आ सकता हूँ। तो आईफ़ोन 11 का ये है, आईफ़ोन 11 प्रो का ये है, आईफ़ोन 8 का अगर मैंने बनाया है डिज़ाइन वो ये है, और अगर मैंने फिर ये डेस्कटॉप के ऊपर आना है, तो वो ये है, मैकबुक का ये है, प्रो का ये है, आईमैक का ये है। उसके बाद ये एप्पल की वॉचेस का आ जाता है, पेपर साइज़ आ जाता है आपका, पोस्टें आपकी आ जाती हैं, ट्विटर पोस्ट, फेसबुक पोस्ट, इंस्टा पोस्ट और ड्रिबल, लिंक्डइन कवर, जो भी आपने इनके बनाना है। तो अभी अगर मैं इसको डेस्कटॉप के ऊपर लेके आऊँ, तो ये डेस्कटॉप आ गया मेरा। तो डेस्कटॉप पे आने के बाद यानी कि अगर मैंने इस पे फॉर एग्ज़ाम्पल कोई चीज़ रखनी है, तो यहाँ पे आपकी शेप आ जाती है, रेक्टेंगल आ जाती है, लाइन टूल आ जाता है, एरो, एलिप्स, पॉलीगॉन, स्टार, प्लेस इमेज, फिर पेन टूल इसमें भी आपका यूज़ हो रहता है, लेकिन इसमें पेन टूल जो है वो एडोबी इलस्ट्रेटर और फ़ोटोशॉप से ईज़ी है इसमें यूज़ करना। उसमें थोड़ा-सा आपको होता है, डिफ़िकल्टी पेश आती है, लेकिन यहाँ पे पेन पेन टूल उन्होंने काफ़ी सीमलेस बनाया हुआ है, काफ़ी ईज़ी उसको रखा हुआ है। फिर आपका ये
टेक्स्ट आ जाता है। तो अगर हमने कोई अपना लॉगिन पेज अगर आजकल हम देखते हैं तो वो बना रहे होते हैं, तो लॉगिन पेज के लिए हम यहाँ पे कुछ रख लेते हैं इसकी हाइट, क्योंकि हम मोस्टली जो है वो काम हम रेडी के अंदर कर रहे होते हैं यूएक्स का। तो यहाँ पे अगर हम इसका लेआउट ग्रिड देख लें तो यहाँ पे हम आए हैं ग्रिड में, और एक्चुअली आजकल हमारा जो काम हो रहा होता है वो 8 के साइज़ में हो रहा होता है। यानी कि अगर हमने कोई भी आपके अंदर किसी भी एलिमेंट के अंदर गैप रखना है तो हम 8 के अकॉर्डिंग हम उसको रख रहे होते हैं। तो एक आपको होता है कॉलम के साथ होता है, तो कॉलम जो है वो हम 12 यूज़ कर रहे होते हैं, 12 कॉलम यूज़ कर रहे होते हैं। तो उसके बाद हम उसका वो देख लेते हैं कि हमने उसका हेडर साइज़ क्या रखना है, हमने उसका मार्जिन क्या रखना है। अगर हम उसका मार्जिन थोड़ा सा कर लेते हैं कि हमने इतना 150 का रख लिया है, सेंटर में हमने इसको रखना है, या स्ट्रेच करना है, या लेफ़्ट करना है, राइट करना है, तो वो आपका इसके अकॉर्डिंग आपका वो आ जाता है। तो गटर विड्थ आपकी आ गई है, काउंट आपका ये आ गया है, यानी कि 12 काउंट है, गटर विड्थ आपकी ये आ गई है। तो अगर मैं इसको अब करूँ ओके, तो अभी हम देख सकते हैं कि हमने इसको थोड़ा सा अलाइन करना है, हमारा 6 कॉलम के अंदर हमारा ये आ जाएगा। 6 कॉलम ये हैं, 6 कॉलम ये हैं। तो अगर हमने इसके अंदर कुछ अपनी फील्ड्स वगैरह बनानी है जो कि हम अपनी मोस्टली बना रहे होते हैं, तो उसको हम अगर कर लेते हैं कि मैंने उसको 3 कॉलम में रखना है, इसकी हाइट 40 अगर हम कर देते हैं, और ये आपका स्टाइलिंग आ जाती है, फिल स्ट्रोक आ जाता है। फिल मैं इसको कर रहा हूँ कि मैंने इसका वाइट करना है फिल, लेकिन स्ट्रोक में इसका थोड़ा सा रख रहा हूँ लाइट सा। तो उसके बाद अब इसके अंदर अगर मैंने कुछ प्लेस होल्डर एंटर करना है तो मैं सिंपल इसके ऊपर आऊँगा और कर दूँगा, और मैं लिख दूँगा कि एंटर ईमेल। ईमेल करने के बाद अब मैं इसको 16 के ऊपर कर दूँगा। फ़ॉन्ट साइज़ मेरा 12 है, यहाँ से आप इसका वो वेट चेंज कर सकते हैं जो भी आपने रखना है। यहाँ से आप इसका साइज़ चेंज कर सकते हैं, फ़ॉन्ट चेंज कर सकते हैं, जो भी आपने अपना फ़ॉन्ट चेंज करना है। तो भी मैं रोबोटो यूज़ कर रहा हूँ। फिर ये आपकी इसकी ऑटो लेआउट है, ये आपका गैप है, ये आपकी लाइन हाइट है। आपने इसको एक स्पेसिफिक आपने अपनी टेक्स्ट हाइट को देके आपने उसको अपने टेक्स्ट को जो है वो नीचे लेके आना है, या आपने अपने टेक्स्ट को बॉक्स के अंदर रखना है। आपने उसको राइट लाइन करना है, सेंटर लाइन करना है, या कि आपने इसको अंडरलाइन करना है या ओवर द लाइन करना है। या अगर आपने इसकी लिस्ट बनानी है तो ये आपके ये लिस्ट स्टाइल्स हैं, आपने इसको अपर केस रखना है। इसका होता है कि जैसे आप इसको टाइप कर रहे हैं तो ये एज टाइप आ जाएगा। स्मॉल में रखना है या फर्स्ट लेटर कैपिटल रखना है, स्मॉल में रखना है, स्मॉल कैप्स को क्या कहते हैं। फिर आपकी जो नंबर स्टाइलिंग है आपने इसको कैसे रखना है, तो ये एज टाइप होता है। या ये थोड़ा सा अगर आपने इसको स्टाइल में लेके आना लोअर केस में, वो आपका हो जाता है। ये डिफरेंट चीज़ें आपकी। फिर आपका उस टेक्स्ट का फिल है कि आपने जो भी अपना लिखा है टेक्स्ट, फिल आप उसका क्या रखना चाह रहे हैं। तो अभी मैं इसको यही रखूँगा, एंटर ईमेल आ जाएगा, और इसकी मैं कॉपी लूँगा। कॉपी आप इधर से भी ले सकते हैं, कॉपी का करके इसको अगर आपने करना है ग्रुप, तो मैं यहाँ पे जाके इसको मैं एन ग्रुप पहले हम इसको कर लेते हैं, यहीं से आप इसको कर लेंगे ग्रुप सिलेक्शन, ग्रुप सिलेक्शन कर लेंगे। अब मैं इसको किया, यहाँ पे क्या कॉपी कर सकते हैं, या आप वही कंट्रोल सी और कंट्रोल भी कर सकते हैं। अगर नहीं तो अपने मैक से वो ऑल्ट प्रेस करके और उसको ड्रैग कर देना है तो आपको वो आ जाएगी। तो ये है। इसमें अब हम पासवर्ड कर लेते हैं कि अगर हमने इसका पासवर्ड रखना है तो पासवर्ड आ जाएगा। तो आप पासवर्ड में आपको आइडिया है कि यहाँ पे फिर हम उसकी आई का आइकन भी यूज़ कर रहे हैं। तो बजाय कि मैं आई का इसके अंदर आइकन बनाऊँ, टाइम लगेगा, तो मैंने इसका वो प्लगइन हमने इसके रखे हुए हैं। तो प्लगइन में जाके भी मैंने कुछ आइकन्स के भी रखे हुए हैं। प्लगइन मटेरियल डिज़ाइन आइकन का प्लगइन है, आइकन 8 का प्लगइन है, आइकन 5 का प्लगइन है, उसके बाद फीदर आइकन्स का प्लगइन है। तो अगर मैं मटेरियल डिज़ाइन आइकन के ऊपर जाता हूँ तो मैं यहाँ से इसका इजीली आइकन जो है वो उठा सकता हूँ। अच्छा, ये जो प्लगइन्स हैं ये तो आपने ऑलरेडी इंस्टॉल किए हुए हैं। जी अगर न्यू प्लगइन को इंस्टॉल करना हो तो उसका क्या तरीकाकार होता?
जी मैं उसको आपको बताता हूँ। उसमें आपने यहाँ पे आना है और कम्युनिटी में जाके तो यह जहाँ पे आपने आ जाना है ये प्लगइन में आके आपने जो भी आपने प्लगइन इसका इंस्टॉल करना है तो ओके। आप इधर वो देख लेंगे उसको, आप देख लेंगे तो आपने यहाँ पे जाकर अंडरस्टूड। सर जस्ट को इंस्टॉल करना है। जैसे कि मटेरियल तो आपको बता रहा है कि इसका जी ये आपके सारे आ गए प्लगइन। अब ये मैंने इसमें से 2 इंस्टॉल किए हुए हैं तो बाकी जो इंस्टॉल नहीं है तो वो आपको बता भी रहा है। ओके। तो अगर वो थोड़ा टाइम ले रहा है ठीक है, तो जैसे ही आता है तो वो कर लेते हैं। इसमें आई का आइकन तो मेरे पास चलिए अभी हम अभी के लिए इसको रख लेते हैं। तो ये आ गया। ये एक्चुअली एसवीजीज भी होते हैं या आपके पीएनजीज भी होते हैं। अभी मैंने इसको पीएनजी में लिया तो अभी हम इसको रख लेते हैं बटन। और इसकी एक और चीज़ जो है वो ये है कि हम इसकी ऑटो लेड भी हम इसके बना सकते हैं कि जो भी हमने इसका लिया है इसको कर लेंगे, ग्रुप सिलेक्शन कर लेंगे इसकी कंट्रोल जी के साथ तो ये मेरा हो जाएगा ग्रुप। तो अगर मैं इन दोनों को सिलेक्ट करूँगा तो यहाँ पे आ रहा है कि लिखा हुआ ऑटो लेआउट। आप इसको भी कर सकते हैं और अपने जस्ट की कीबोर्ड से शिफ्ट और ए को प्रेस कर सकते हैं तो उससे भी आपकी ऑटो लेआउट बन जाएगी। ऑटो लेआउट बनने का मतलब ये है कि अगर मैंने इसके अंदर और भी फील्ड रखनी है तो मेरी वो सेम इसके अंदर जो गैप आ रहा है तो वो उसको ही वो रखते हुए तो वो मेरी चीज़ इसके अंदर पेस्ट कर देगा। उसके लिए मैं क्या करूँगा, कंट्रोल सी कंट्रोल वी। आप देख सकते हो उसने सेम गैप के अंदर वो मेरी चीज़ के अंदर रख दी है। तो अगर मैं इधर लिखना हुआ कि कंफर्म ईमेल तो वो भी आ जाएगी। अगर मैंने इसको रिमूव कर दिया तो आप देख सकते हैं कि सॉरी अगर मैंने इसको रिमूव करना है तो वो मेरा रिमूव होके वो गैप आपका वो सेम देगा। तो ऑटो लोड आपकी बहुत आपका टाइम जो है वो आपका बचा रही होती है। अगर आपने पूरा पेज बना दिया है तो आपने उसके अंदर अगर कोई चीज़ तो अगर आपने कोई एक ही उसके अंदर से रिमूव की है तो आपका वो टाइम बचा